दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एंड स्पोर्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 10, जिसका टाइटल है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दूसरा है ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, जैसे अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए उसे दिन रात पढ़ना पड़ता है। अगर किसी को आईआईटी क्लियर करनी है तो उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी को स्पोर्ट्स में सक्सेस पानी है तो उसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और प्रॉपर ट्रेनिंग किसकी हेल्प से होगी? प्रॉपर ट्रेनिंग होगी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की हेल्प से। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में सक्सेस पाने के लिए। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस किस में हेल्प करती है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प करती है स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, एंड्योरेंस को बढ़ाने में और स्किल को बढ़ाने में। अगर किसी एथलीट की स्किल अच्छी हो जाएगी तो उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जैसे कि एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल टोन। और अगर ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी तो एथलीट की इंडिविजुअल हेल्थ भी बढ़ जाएगी, मतलब ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ जाएगी। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है? रिकवरी को भी बढ़ाने में हेल्प करती है, मतलब रिकवरी अच्छी हो जाती है, रिकवरी जल्दी होने लगती है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है एक पेडागोजिकल प्रोसेस और एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग का। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये पेडागोजिकल प्रोसेस क्या होती है? तो पेडागोजी होती है स्टडी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। इसमें हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है इट इज अ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे किसी भी चीज को करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट इज स्पेसिफिक एंड लिमिटेड। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है? स्पेसिफिक होती है और लिमिटेड होती है। स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट। जैसे अगर आपको एंडोरेंस की ट्रेनिंग करानी है तो जो कोच है वो केवल आपको एंडोरेंस से रिलेटेड ही एक्सरसाइज कराएगा, मतलब जिससे आपका एंडोरेंस बढ़ सके। और ये लिमिटेड होती है, मतलब छोटी होती है। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? इसकी नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपकी स्किल नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी इफेक्टिवनेस वैसे ही बढ़ जाएगी, आप जल्दी से जो पीक परफॉर्मेंस है उसकी तरफ अग्रसर हो जाओगे, मतलब उसकी तरफ बढ़ जाओगे। और इसका जो मेन एम है, अल्टीमेट एम क्या है? वो होता है एक्वायर पीक परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अल्टीमेट एम क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? पीक परफॉर्मेंस को लाना है। अब एक हरदयाल सिंह है, ये इंडियन ऑथर ही है, इनकी एक डेफिनेशन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एम एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। तो ये भी सेम वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? एक पेडागोजिकल प्रोसेस है, किसके बेस्ड पे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेस पे। ठीक है, और ये किसके लिए प्रिपेयर करती है स्पोर्ट्समैन को? हायर परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे खत्म होता है कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लेकिन बहुत ही सरल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने ट्रेनिंग कर ली, उसके 10 दिन बाद ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके 20 दिन बाद ट्रेनिंग कर रहे हो। ऐसा करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। आपको अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेम वैसे अगर जैसे कि आप जिम जाते हो, अगर आप डेली जिम जाओगे तो आपकी मसल ग्रो करेगी। अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो जो लोड है उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब धीमे धीमे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप जिम गए, अगर आप डेली 5 kg के डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो मसल है वो ग्रो नहीं करेगी। अगर आप डेली धीमे धीमे वेट बढ़ा रहे हो तो आपकी मसल ग्रो करने लगेगी। सेम वैसे यहाँ पे अगर आप लोड को बढ़ा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और लोड इन द सेंस आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है, या आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, कुछ भी बढ़ा सकते हो आप। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लोड। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लोड कहता है इस दुनिया में सब अलग अलग है, किसी के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, किसी के पास अलग एबिलिटीज हैं। कोई 20 kg उठा सकता है, कोई केवल 5 kg से स्टार्ट करेगा। तो जो लोड है वो उसी के हिसाब से डिवाइड करना है, मतलब इंडिविजुअल जितना झेल सकता है उसे उतना ही लोड देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, अगर ज्यादा दोगे तो वो ओवरलोड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द इंटरवल प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल कहता है आपको हर ट्रेनिंग फेज के बाद में अपनी रिकवरी के लिए रेस्ट लेना है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाए। अगर बॉडी रिकवर नहीं होगी तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ेगी, आप दूसरी ट्रेनिंग के लिए उतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। अगर आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर होगी तो आप जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है उसके लिए अच्छी तरह से रेडी हो पाओगे, उसे अच्छे से कर सकोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है अगर कोई एथलीट है वो बेमन से जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, उसका मन ही नहीं है, उठ के चला जा रहा है, ऐसे ही सोया हुआ है, ऐसे ही चला गया, वहाँ ट्रेनिंग करके आ गया, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो एकदम बेकार चली जाएगी, उसका कोई उस पर असर ही नहीं पड़ेगा। तो जो एथलीट है उसे पहले से प्रिपेयर रहना है कि आज मुझे ये करना है, इसे मैं अच्छे से करूंगा। अगर वो मोटिवेट होके जाएगा तो जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ क्रिटिकल लोड। तो इसका मतलब है जो लोड दे रहा है कोई कोच, वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओवरलोड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी। अगर कम होगा तो परफॉर्मेंस बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी। तो जो लोड है वो क्या होना चाहिए, एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। जो कोच है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके जो कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जो ट्रेनिंग है अगर उसने बताई है, जो एथलीट जो ट्रेनिंग कर रहा है उसके पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कौन से स्टेप्स है। तो तब जाके वो ट्रेनिंग को ढंग से कर पाएगा। अगर उसे क्लियर ही नहीं है मुझे कहाँ पे क्या करना है, तो वो ट्रेनिंग में हौच पौच हो जाएगी एकदम, उसे समझ में नहीं आएगा यार क्या से क्या करना है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग है वो ढंग से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ये प्रिंसिपल कहता है जो भी ट्रेनिंग प्लान बना रहा है कोच या ट्रेनर, उसी ट्रेनिंग प्लान जो डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स क्या क्या हैं, ये तीन होती हैं। सबसे पहली होती है माइक्रो साइकिल, दूसरी होती है मीजो साइकिल, तीसरी होती है मैक्रो साइकिल। जो माइक्रो साइकिल होती है वो 3 to 10 डेज की होती है, जो मीजो साइकिल होती है वो 3 to 6 वीक्स की होती है, और जो मैक्रो साइकिल होती है वो लगभग 1 ईयर की होती है। तो जो ट्रेनिंग प्लान बनाना है उन्हें इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्लान बनाना चाहिए, जिससे वो और इफेक्टिव होगा। और नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेशल प्रिपरेशन। जनरल और स्पेशल प्रिपरेशन से मतलब है जनरल प्रिपरेशन में आता है उसकी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फिटनेस, इन सब पे उसे काम करना है। और स्पेशल प्रिपरेशन में आता है उसकी जो मेन गेम है उससे रिलेटेड उसकी कंडीशनिंग कराना, जो मेन गेम है उसकी तैयारी कराना, ठीक है, तो इस पे भी उसे बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग में वेराइटी नहीं होगी तो एथलीट बोर हो जाएगा, वो बोलेगा यार डेली मेरे को जाके यही करना है, एक ही चीज करनी है, वो करके आ जाएगा, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर डेली उसमें चेंजेस होंगे तो डेली प्रिपेयर होके जाएगा, यार मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे वो उसे अच्छी तरह से करेगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा उसके लिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। कोई भी ट्रेनिंग सेशन लेने जाने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, और उसके बाद कूलिंग डाउन भी बहुत जरूरी है। अगर वार्म अप करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वार्म अप करने से क्या होता है, मसलें वो रिचार्ज हो जाती हैं और जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद कूलिंग डाउन भी देना है। कूलिंग डाउन से क्या होता है, मसल रिलैक्स हो जाती है, जिससे वो अगले ट्रेनिंग सेशन को अच्छे से कर सकता है कोई भी एथलीट, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड कहता है जो लोड है वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, जो बढ़ा रहे हो वो उतना ही होना चाहिए जितना कि एथलीट झेल सके। ऐसा नहीं कि आपने बढ़ा दिया वो उसे झेल ही नहीं पा रहा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी या उसे कोई इंजरी हो जाएगी, ठीक है, तो ओवरलोड उतना ही होना चाहिए जितना कि वो झेल सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियडाइजेशन क्या होता है। पीरियडाइजेशन होता है किसी भी ट्रेनिंग प्लान का ब्लूप्रिंट। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा है कॉम्पिटिटिव फेज, तीसरा है ट्रांजिशन फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो एथलीट है वो अपनी मोटर फिटनेस पे काम करता है, मतलब मोटर जो एक्शन होते हैं उन पे काम करता है। और कॉम्पिटिटिव फेज क्या होता है, इसमें जो कंपटीशन खेल रहा है या उसका जो मेन फेज है, जो उसके स्किल है उससे रिलेटेड काम करता है। और जो ट्रांजिशन पीरियड है वो क्या होता है, रिकवरी फेज होता है, उसमें वो रिकवरी करता है अगले टूर्नामेंट के लिए या अगले ट्रेनिंग फेज के लिए, ठीक है। तो ये थे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड के अंदर है ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेनिंग लोड क्या होता है। ट्रेनिंग लोड होता है कोई भी ट्रेनिंग सेशन है उसका टोटल वॉल्यूम, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, कितनी डेंसिटी से हो रही है, ठीक है। सपोज करो कोई भी एथलीट है 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका टोटल वॉल्यूम हो गया। कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी से कर रहा है, फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है, कितनी डेंसिटी से कर रहा है, तो ये सब मिला के क्या हो गया, ये सब मिला के हो गया ट्रेनिंग लोड। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में सबसे पहले है इनर लोड, दूसरा है आउटर लोड।
अगर इनर लोड को समझना है तो सबसे पहले आउटर लोड को समझना पड़ेगा। आउटर लोड सेम वैसे ही है जैसे कि ट्रेनिंग लोड है। आउटर लोड किसे रेफर करता है? ये क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को रेफर करता है, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, इंटेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी ऑफ मोटर स्टिमुलस। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, कितनी डेंसिटी से हो रही है, क्या वॉल्यूम है। और वॉल्यूम तो 1 घंटा हो गया, एक्सरसाइज, मूवमेंट, ये सब उसके आउटर लोड हो गया। और इनर लोड क्या हो गया? जो आउटर लोड का इफेक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी पे या किसी भी स्पोर्ट्समैन की बॉडी पे, वो होता है इनर लोड। अब इनर लोड के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है स्वेटिंग। अब ये इतनी एक्सरसाइज होंगी तो स्वेटिंग तो आएगी आएगी। फिर आता है चेंज इन स्किन कलर। स्किन कलर कैसी हो जाती है? एक्सरसाइज करने के बाद रेड हो जाती है। फिर आता है फैटिग। एक्सरसाइज करते रहोगे तो फैटिग भी होगी, मतलब थकोगे भी। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का भी लॉस होगा अगर बॉडी थकेगी तो। अब आता है डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। अगर ज़्यादा थक जाओगे तो मूवमेंट शुरुआत में हो रहे थे वो बाद में नहीं होंगे। तो ये थे ट्रेनिंग लोड और इसके टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है? हर किसी स्पोर्ट्समैन की एक इंडिविजुअल नॉर्मल लोडिंग इफिशियंसी होती है, ठीक है। अगर हम लोड उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसकी जो ट्रेनिंग स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर ट्रेनिंग स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसके आगे ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा और उसकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं ओवरलोड। अगर मॉडर्न साइंस में देखें तो ओवरलोड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? मॉडर्न साइंस कहती है अगर किसी इंडिविजुअल की नॉर्मल नर्वस एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरलोड। अगर नॉर्मल नर्वस एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसके सारे फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। अब देखते हैं कॉज ऑफ ओवरलोड। तो सबसे पहला है फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड। फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड मतलब अगर कोई कोच या कोई ट्रेनर उसे अगर गलत तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है तो वो भी कारण हो सकता है एक ओवरलोड का। नेक्स्ट है लाइफ फैक्टर। ठीक है, लाइफ फैक्टर मतलब वो ढंग से सो नहीं पा रहा, उसकी लाइफ की कंडीशन कैसी चल रही है, वो टेंशन में, स्ट्रेस में, ठीक है। उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या कुछ चल रहा है, उससे अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है ओवरलोड का। अगर ये सब होगा तो उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो वो ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पाएगा और वो उसे ओवरलोड लगने लगेगा। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। उसकी सोसाइटी में क्या कंडीशन है, मतलब सोसाइटी में उसका कैसा सामंजस्य है वो भी डिपेंड करता है। सोसाइटी वाले उसे क्या कह रहे हैं, अगर यार सोसाइटी में कोई दिक्कत हो रही है, सोसाइटी वाले ताने मार रहे हैं, उसकी वजह से उसे टेंशन हो जा रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं ओवरलोड के ऊपर। और नेक्स्ट है हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर में आता है उससे कोई डिजीज है जिसकी वजह से वो लोड नहीं ले पा रहा है, तो वो भी कंडीशन हो सकती है ओवरलोड की। तो ये था ओवरलोड। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड के क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है सोमैटिक फंक्शन। मेन तो ये तीन है, बाकी इसके अंदर आते हैं सारे। तो साइकोलॉजिकल में कौन कौन से आते हैं? साइकोलॉजिकली में आते हैं स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल ब्रेकडाउन, ये सब साइकोलॉजिकल में आते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस घट जा रही है या उसकी परफॉर्मेंस में प्लेटू आ गया। प्लेटू आ जाना मतलब वो बढ़ ही नहीं रही, वो कितनी भी मेहनत कर रहा है, कितनी भी ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है, उसमें थोड़ा भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है सोमैटिक फंक्शन। सोमैटिक फंक्शन में आता है मसल सोरनेस है, वो जल्दी जल्दी थक जा रहा है, उसकी हार्ट रेट जल्दी जल्दी घट बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है कभी बढ़ जा रही है, उसे जल्दी जल्दी इंजरी हो जा रही है, ठीक है। तो ये आते हैं सोमैटिक फंक्शंस में। अब आते हैं इसके ओवरकम करने के कुछ तरीके। तो सबसे पहला तरीका है जो ट्रेनिंग चल रही है उसे थोड़ा ब्रेक ले लो, जिससे आपको रिकवरी का टाइम मिल जाएगा और आप अगली ट्रेनिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। अगर ब्रेक लोगे तो आपको रिकवरी अच्छे से होगी तो आप अगली ट्रेनिंग को ढंग से कर पाओगे। अब नेक्स्ट है रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का वॉल्यूम है, अगर सपोज करो 4 घंटे चल रही तो उसे 3 घंटे करा दो या 3.5 घंटे करा दो, जिससे आपको रिकवरी करने का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकोगे। और नेक्स्ट है स्प्लिट द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है उसे डिवाइड कर दो अलग अलग मसल्स के अनुसार। अगर आप सपोज करो एक मसल पे आज काम कर रहे हो तो दूसरी पे कल करो, तीसरी पे परसों करो। तो ऐसे हो जाएगा तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा और आपकी रिकवरी अच्छा होगी और आपकी ट्रेनिंग भी अच्छा होगी। अब नेक्स्ट है इंक्रीज द स्लीप टाइम। ये भी रिकवरी से रिलेटेड है। अगर आप स्लीप टाइम को बढ़ा दोगे तो आपकी रिकवरी बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर होंगे, आप ट्रेनिंग को अच्छे से कर पाओगे। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मसाज। स्पोर्ट्स मसाज से मतलब है या तो आप इफेक्टेड एरिया की स्पोर्ट्स मसाज ले सकते हो या ओवरऑल बॉडी की मसाज ले सकते हो। अगर ओवरऑल बॉडी की मसाज लोगे तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो आप अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट किसी भी लोड या कंडीशंस के साथ में। ये बहुत जरूरी होता है पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा अगर इंडिया टीम को इंग्लैंड खेलने जाना है
तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, यहाँ की कंडीशंस अलग हैं। इंडिया टीम वालों को वहाँ की कंडीशंस से एडप्ट होना है, वहाँ की कंडीशन को एडजस्ट करना है, तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ऐसा ही एथलीट्स के साथ में होता है। कहीं ओलंपिक है या कहीं कोई टूर्नामेंट है, वो कुछ दिन पहले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस के साथ में उन्हें एडजस्ट होना है, जिससे वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ सके, पीक परफॉर्मेंस आ सके। ऐसा ही सेम लोड के साथ होता है। आपकी बॉडी जितना लोड एडप्ट कर लेगी, उतनी जल्दी वो अगले लोड के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी ने पुराना लोड एडप्ट नहीं किया, तो वो नए लोड के लिए रेडी नहीं होगी। ऐसे ही परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर एक लोड को बॉडी एडप्ट कर लेती है, तो वो नए लोड के लिए रेडी हो जाती है। फिर उस लोड को एडप्ट कर लेती है, फिर वो नए लोड के लिए रेडी हो जाती है। तो परफॉर्मेंस धीमे धीमे बढ़ती जाती है। इसलिए एडेप्टेशन बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है उसे रीगेन करना जो आपने कंपटीशन या ट्रेनिंग के दौरान खोया है। मतलब बॉडी को उस पोजीशन में वापस लाना जिस पोजीशन में वो ट्रेनिंग या कंपटीशन से पहले थी। मतलब बॉडी को नई ट्रेनिंग के लिए रेडी करना। ठीक है, ये होता है रिकवरी। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड रिकवरी। लोड और रिकवरी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो पहली कंडीशन है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लोड एंड रिकवरी। जो लोड और रिकवरी के बीच में अगर प्रॉपर बैलेंस होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है। और कंडीशन दूसरी है, अगर लोड कम होगा, रिकवरी ज़्यादा होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस घटेगी। अगर लोड ज़्यादा है, रिकवरी कम है, तो भी परफॉर्मेंस आपकी घटेगी। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? जो लोड और रिकवरी है वो एकदम प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि आप 5 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको एक दिन का रेस्ट लेना है, जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छी हो सके, आप दोबारा से उस ट्रेनिंग को करने के लिए रेडी हो जाओ। इसलिए रिकवरी बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं डोपिंग क्या होती है। भाई डोपिंग होती है बहुत ही खतरनाक चीज। ये होती क्या है? इसमें क्या करते हैं एथलीट, जो बैंड या प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर लेते हैं। अगर इसके बाद कोई पकड़ा जाता है, तो उसे उसके अगर मेडल वेडल आए, तो उसके मेडल वेडल छीन छान के भगा देते हैं। ठीक है, उसके मेडल वापस ले लिए जाते हैं और उसे बैन कर देते हैं उस गेम के प्रति। और ये करता कौन है? ये करता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये बनी थी 1999 में। इसने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं। अगर उन्हें कोई ब्रेक करता हुआ पाया गया, तो वो सब डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। उसके वो मेडल वेडल छीन लेंगे और उसे बैन कर देंगे, अगर मेडल वेडल लगे हैं तो। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है इसका? सबसे पहला रूल कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर किसी एथलीट के पास में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मिलते हैं, तो वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। दूसरा रूल कह रहा है अगर कोई एथलीट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को यूज करता हुआ पाया गया या अटेम्प्ट टू यूज करता हुआ पाया गया, तो वो भी डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है अगर किसी एथलीट ने, अगर वाडा ने उसे बोला कि आपको सैंपल देने आके, अगर वो नहीं गया सैंपल देने, तो वो भी डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अगर वाडा ने पूछा कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आए, अगर वो नहीं बता पाए, अगर उसने नहीं बताया, तो वो भी डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है अगर उसने जो प्रोसेस चल रही है डोपिंग की, अगर उसे टेम्पर करने की कोशिश की किसी एथलीट ने, तो वो भी डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट है पजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर किसी के पास में ये सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो भी वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। मेन मतलब मिला के ये है, किसी के पास में ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड नहीं होने चाहिए, जिससे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ सके। जो और वाडा ने बैन कर रखे हैं वो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आएंगे डोपिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डोपिंग। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस, दूसरा है फिजिकल मेथड। परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस में सबसे पहले क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी एथलीट की ब्रेन फंक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर किसी एथलीट की ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर अलर्टनेस आ जाती है। अलर्टनेस आने से क्या हो जाता है? उसका जो रिएक्शन टाइम है वो फास्ट हो जाता है। अगर किसी एथलीट का रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बढ़ जाती है। और क्या करते हैं ये ड्रग? और ये उस एथलीट को कम थकने देते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल दें, एम्फेटामाइंस, कोकीन और एफेड्रिन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 ही दिए हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन्हें एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट करते क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट करते हैं जो एयर पासेज होते हैं ना, उसके आसपास की मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे एथलीट जो ऑक्सीजन इनटेक है वो बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, तो उनकी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो लंबे समय की एक्टिविटीज होती हैं, जो इंड्योरेंस एक्टिविटी होती हैं, उन्हें एथलीट आसानी से कर पाएंगे। तो इन्हें कौन से एथलीट लेते हैं? जो इंड्योरेंस गेम्स या इंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, या जो इंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो वो एथलीट्स लेते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। अब नेक्स्ट है नार्कोटिक्स।
नारकोटिक्स क्या करता है, नारकोटिक्स एथलीट को स्लो एंड स्लीपी बना देता है। इन्हें कौन से एथलीट लेते हैं, इन्हें भी वही एथलीट लेते हैं जो इंडोरेंस एक्टिविटी करते हैं। इन्हें अच्छे पेन किलर्स भी कहा जाता है नारकोटिक्स को। इन्हें कौन से टाइम दिया जाता है, जब अगर ट्रेनिंग चल रही है उस समय अगर एथलीट ले लें तो उनकी ये टायर्डनेस को खत्म कर देते हैं, मतलब एथलीट कम थकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉर्फिन, ओपियम और हेरोइन। अब नेक्स्ट आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करते हैं, ये मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और इसे लेने के बाद में एथलीट को हार्ड ट्रेनिंग करने में मदद मिलती है, मतलब वो हार्ड ट्रेनिंग को आसानी से कर सकते हैं। इनसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है, और रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोस्टानोलोन और मेटानोलोन। अब नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये एथलीट की जो हार्ट रेट है उसे कम कर देते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इन्हें कौन से एथलीट लेते हैं, जैसे कि शूटिंग करते हैं, जो आर्चरी करते हैं, वो वाले एथलीट लेते हैं। अब आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन ज्यादातर बॉडी की ग्लैंड से द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और इनसे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होती है ब्लड की वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं एराथ्रोपोटिन हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन। अब आते हैं फिजिकल मेथड्स पे। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से, सबसे पहला है ब्लड डोपिंग, दूसरा है जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या होता है, जो एथलीट होता है वो अपने ब्लड को निकलवा के फ्रीज करवा देता है और टूर्नामेंट से कुछ टाइम पहले उसे वापस इंजेक्ट करा लेता है, जिससे क्या होता है, उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, वो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। एक होती है होमोजोनस ब्लड डोपिंग। उसमें क्या होता है, जो किसी दूसरे का खून लेके एथलीट अपने अंदर इंजेक्ट करा लेता है, इससे भी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और जीन्स इज नोन एज जीन डोपिंग। इसमें क्या होता है, एथलीट्स अपने जीन्स को मॉडिफाई करा लेते हैं, उनका रिएक्शन फास्ट हो जाता है और उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिनसे उन्हें परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। जैसा आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में, किसी किसी मूवी में क्या करते हैं, वो किसी की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें अलग एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ वास्तव में होता है, ठीक है। वो अपनी जीन को मॉडिफाई करा लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ सके, इसे बोलते हैं जीन डोपिंग। अब आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। तो सबसे पहला है नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। डोपिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हेल्थ के ऊपर, जैसे कि किसी को स्किन एलर्जीज हो जाती है, किसी की किडनी फेलियर हो जाता है, किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है, किसी का लिवर फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके। अब नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। अगर उसने डोपिंग कर ली तो वो स्पोर्ट्समैनशिप को तो पहले ही तोड़ चुका है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है वो डिसिप्लिन और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलेगा। अब नेक्स्ट है क्रिएट अनफेयर प्लेइंग एनवायरनमेंट। वो एक अनफेयर प्लेइंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब वो अपने पक्ष में ज्यादा कर रहा है। अब नेक्स्ट है एथलीट में बिकम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग ड्रग। इससे क्या होता है, जो ड्रग्स ले रहा है एथलीट उसका वो हैबिचुअल बन सकता है, मतलब उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, अगर उसे नहीं लेगा तो उससे रहा ही नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेम एंड रिपीटेंस। सपोज अगर कोई मेडल लेके आया, अगर वो डोपिंग में पकड़ा गया तो उसके मेडल तो छीना ही छीना जाएगा, उसके समाज में बुराई अलग से मिलेगी। लोग बोलेंगे अगर खेलने गया था, डोपिंग कर लिया, पकड़ा गया, वहां से भगा दिया गया, उससे बदनामी अलग होती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सबको पसंद आया होगा।